नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Amar Yako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Yes. Isn't that wonderful? Wonderful. Now, Pradeep ji, tomorrow, Mr. Modi's birthday, Narendra Modi ji ka 75th birthday, and he is not retiring. He never said he would, by the way. People were, of course, talking about, 75th year, so on and so forth. But Mr. Modi never said that he would retire after 75 years. He didn't. That's number one. Number two, अखिलेश यादव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज लखनऊ में, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो एक गैंग है, इट्स लाइक अ गैंगस्टर। भारतीय जनता पार्टी जो है और साथ में ही इज आल्सो आस्क्ड फॉर अ बैन ऑन आउटसोर्सिंग। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। व्हाई वुड ही से दैट? आई मीन ही सेज नो आउटसोर्सिंग, all the jobs have to be reserved for the Uttar Pradesh youth. Yes. That's one. And number two, Rahul Gandhi, of course, is on his vote chori trip. He is refusing absolutely to budge, and so is Priyanka Gandhi, who's in Wayanad. Pradeep ji. Absolutely. Now, Prime Minister Modi, tomorrow birthday, entire nation is going to celebrate. More than that, the BJP leaders are going to celebrate. RSS चीफ मोहन भागवत जी, जब उनके बर्थडे को मोदी जी ने हर अखबार में एवरीवेयर ही हैड हिज ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ मोहन भागवत जी, हाउ ही वाज, हिज पीरियड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आरएसएस, 100 years ऑफ आरएसएस, यानी तारीफ। तो कल हम देखते हैं बिल मोहन भागवत जी रेसिप्रोकेट वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कंसर्न, बिकॉज कुछ दिन भले मोहन भागवत साहब कहें कि हमने कभी ये नहीं बोला कि किसी को रिटायर होना है, हमने कभी नहीं कहा मैं रिटायर होने वाला हूं, और न मैं रिटायर होने वाला हूं न कोई और रिटायर होने वाला है। When he said that, the whole world knew that he did raise an issue of 75 years retirement. He did raise it. He did raise. There is no doubt about it. And now both of them are through. And now both of them have shaken hands. And both have shaken hands and both are praising each other. But there is nothing to say, nothing wrong. We say 100 years of RSS, the period where Prime Minister Modi joined as a Prime Minister was the most effective years of RSS history. कहने का मतलब ये हुआ कि RSS की उनके जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो सबसे ज्यादा मोदी जी के टेन्योर में वो सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं। और सिर्फ मोदी जी के टेन्योर में, nowhere else has they succeeded in the agenda except Prime Minister Modi. Except Prime Minister Modi. Now, I think we are joined by some of our honorable guests. Can we go across to them, please? All three are here. Vinayak Ambekar Sahab, seeing you after a long time. Namaskar, sir. Yes, sir. Namaste. Jai Shri Ram. How are you? Namaskar. Azif Faruqi Sahab, how are you, sir? मैं अच्छा हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार। फारूकी साहब का भी थोड़ा बड़ा ब्रेक हुआ सर, आपका भी बड़ा ब्रेक हुआ थोड़ा। डॉक्टर पूजा मिश्रा, how are you, ma'am? Great pleasure, as always. Very good. Great pleasure as always seeing you here. पूजा मिश्रा जी, जरा ये बताएंगे आज अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, मतलब मुझे मेरी जरा समझ के बाहर है। उन्होंने कहा है कि ऑल आउटसोर्सिंग शुड बी बैंड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उनका ये आउटसोर्सिंग जो हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, आउटसोर्सिंग शुड बी बैंड, मतलब भाई देखिए, भारत के अंदर कोई कहीं पर भी काम कर सकता है ना, तो व्हाट डज द प्रेसिडेंट ऑफ द समाजवादी पार्टी मीन बाय दैट, मैम? और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक गैंग की तरह है। ये उन्होंने कहा आज लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्लीज। जी, आपको नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी को भी नमस्कार और साथी प्रोफा को मेरा नमस्कार। आपको पता ही होगा कि जो है अभी विधानसभा में आरओ की आउटसोर्सिंग हुई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और उसकी भर्ती भी हुई थी। उसमें कितने लगभग लाखों एप्लीकेशंस आए थे अगेंस्ट 80 सीट, 36 आपको वीवीआईपी के रिश्तेदार मिल जाएंगे। बकायदा हाई कोर्ट बड़ा शॉक्ड हुआ था कि कैसे 36 में वीवीआईपी के रिश्तेदार मिल गए। और उसके अलावा आउटसोर्सिंग हुई थी। आउटसोर्सिंग में पहली बात तो रिजर्वेशन ही रह रहा होता है, जिसमें आपका जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा होता है। और जो आउटसोर्सिंग चलने को देखने को मिल रही है, जो भी जितनी भी प्रक्रिया हुई है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कौन किधर से आउटसोर्सिंग होकर के भर्तियां हो जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में एक
अलग ट्रेंड चला। आपने कहा ना गैंग है, समाजवादी पार्टी ने क्यों कहा? गैंग ही है। कैग की रिपोर्ट पता नहीं आप लोग ने देखी कि नहीं देखी। कैग की रिपोर्ट आई हुई, कैग की रिपोर्ट कहती है कि जो भाजपा गैंग है, ये भाजपा गैंग ने ठेकेदारी की भी एक गैंग बना ली हुई है कि अगर सड़क के ठेका उठाया जा रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि 4-5 लोग टेंडर डालें। एक आप टेंडर डालिए, क्योंकि अगर भाजपा के गैंग के हैं तो वो टेंडर आपको मिल जाएगा। और ऐसे एक नहीं, जितने इनके गैंग के लोग हैं सबने जो है जितने टेंडर्स उठे उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम टेंडर्स में एक एक इनके गैंग के लोगों ने अप्लाई कर दिया और उनको दे दिया गया। तो समाजवादी पार्टी जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उन अधिकारों के लिए कह रहे कि आउटसोर्सिंग बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसीज है उसको निकाली नहीं जा रही है। निकाली क्यों नहीं जा रही? उसको नहीं निकाल करके आउटसोर्सिंग कर ली जा रही है। आउटसोर्सिंग करने के बाद में जो हमारे बैठे हुए जो बेरोजगार युवा हैं, वो बैठे के बैठे फिर खत्म हो जा रहे हैं। और उसके बाद में फिर आपकी जिसके आपने ठेका दे रखा हुआ, आपने उससे ले लिया आउटसोर्सिंग के तहत में कि हाँ इनको लेना है, उसमें भी आप ही के नेता के रिश्तेदार निकल जाएंगे। जितनी आउटसोर्सिंग हो जाएगी पता चलेगा इनके कजिन के कजिन हैं, उनके कजिन के कजिन हैं, और वही आउटसोर्सिंग में भर्ती हो जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो ये करप्शन चल रहा है फ्रॉम दी रूट टू द टॉप, उसको हटाने के लिए कि इस तरीके की चीजें बंद हो जाए, क्योंकि इसमें अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर पूजा मिश्रा दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही, सॉरी प्रदीप जी, Yes, yes. उन्होंने एक और भी चीज कही कि अभी जो आने वाला चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बीजेपी विल बी वाइप्ड आउट, ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐड किया, मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वाइप आउट कर देंगे। पहले उन्होंने कहा वाइप आउट हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग उसको वाइप आउट कर देंगे। जी बोलिए मैम। देखिए राजीव जी, ये जो है आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक हैं उनको जो है टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, 2 साल के अंदर में उनको क्लियर करना पड़ेगा। और क्लियर करने के बाद में जो जिनका नौकरी बचा हुआ है 5 साल, अगर वो 5 साल से कम बची हुई है तो जो है उनकी जो है नौकरी वो नहीं देंगे, टेट का एग्जाम 2 साल में नहीं क्लियर करेंगे। और हमारे उत्तर ये आज का प्रोटेस्ट का जो वीडियो है, यहाँ इलाहाबाद में जो है डीएम कार्यालय पे पूरे के पूरे शिक्षक ने शाम को प्रोटेस्ट किया आफ्टर देयर स्कूल आवर्स। उन्होंने अपना पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद में सारे आगे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये कहने के बाद कि हम रिवीजन पिटीशन दायर करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम रिवीजन पिटीशन दायर करेंगे, तो भी शिक्षकों को भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर में कि हाँ ये दायर करेंगे। और वो आज आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि पूरे देश भर में लागू किया गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया हुआ है 97 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं, तब भी भरोसा नहीं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने आज वार्निंग दिया हुआ है कि अगर सरकार इस पे कुछ नहीं करती है या इस पे कुछ आगे फर्दर एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम इससे सीरियस प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने साथ में, गलत नहीं होने देंगे। तो ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य की कितनी महत्ता है। वो जो बात कह रहे हैं उस पे भी लोग एग्री नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे वक्तव्य कैबिनेट मीटिंग में की। कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के जो बेरोजगारी का मुद्दा हम उसको खत्म कर देंगे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो समस्या हम उसको 24 घंटे में खत्म कर देंगे। उन्होंने जो चीजें कैबिनेट मीटिंग में की और उस तक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो समस्या एज इट इज बनी रह गई। इसीलिए जो है अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कहती है तो यहाँ की जनता उन पे भरोसा नहीं करती है। बट पूजा मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, मुख्यमंत्री कह रहा है तो करेगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, बट मोहन भागवत जी के बर्थडे, कल मोदी साहब के बर्थडे, बीजेपी आरएसएस के मोस्ट इफेक्टिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, इस चीज को मानना पड़ेगा। और योगी जी ने इसी आधार पर 2 दिन पहले कहा कि जो रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट बाय इस्लामिक इन्वेडर्स, उसको हमको करेक्ट करने का समय आ चुका है। अयोध्या हो गया, काशी मथुरा बाकी है और इस चीज को हम करके ही रहेंगे और जरूरी है इस चीज को करना। किस प्रकार से देखते हो आप इस स्टेटमेंट को? इसीलिए जनता इनको चलता करेगी ना, इसीलिए इनको जनता चलता करेगी। आपको जानकारी है कि नहीं है, गोरखपुर में जो कि इनका गृह जनपद है, वहां पे गौ तस्करों ने एक व्यक्ति को एकदम बिल्कुल मूवी स्टाइल में मुंह के अंदर में गन डाल करके गोली चला के मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि वहां पे गौ तस्करी कर रहे थे वो लोग और वो ग्रामीण को लेकर के वहां पे पहुंच गए। ये जा रहे हैं जो है खत्म करने के लिए कि हम जो है जो मुगलों ने किया हुआ था, आर्कियोलॉजी का काम हम करेंगे। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं चीजों से
कि एक्चुअली में क्या चल रहा है ना, वो सबके सामने में नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने बताया बाढ़ की स्थिति एज इट इज बनी हुई है। लोग पंजाब देख रहे हैं, बिहार को नहीं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को नहीं देख रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश भी उतना ही प्रभावित हो रखा हुआ है। और 2 दिन पहले जैसे बारिश शुरू हुई, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो उसमें एक बच्चा था, वो तुरंत बोलता है कि अरे जो बचा खुचा है लगता है भगवान उसको भी ले डूबेंगे, जो कि खेती बची खुची रह गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये जा करके इस तरीके की बातें निकल करके आती है। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई की जो है मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 75 साल की रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने लाल किले से आरएसएस की तारीफ कर दी। वो प्रधानमंत्री रहते हुए नागपुर चले गए, इसका उनको फायदा मिला। उन्होंने साष्टांग दंडवत जो प्रणाम किया आरएसएस को, उस चीज का फायदा उनको मिला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस चक्कर में है कि ये जो फायदा प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है वो फायदा जो है उनको मिल जाएगा, तो ये जान ले कि आरएसएस तो वोट करने आ नहीं रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी 2027 में। इनके सारे जो है मंत्री, इनके सारे विधायक आज मीडिया में आ करके खुले जो है चैलेंज देते हुए खुले एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, क्योंकि इनको जानकारी है कि जनता के मुद्दे हम नहीं उठा पा रहे हैं, हम जनता के हक की बात नहीं कर पा रहे हैं, हम धरातल पर नहीं है। इसीलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री को प्रश्न पूछते हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम करना चाह रहे हैं आपका काम, हम करना चाह रहे हैं पर सरकार नहीं कर रही है, Yeah, but the flood जो है situation पुलिस is pretty प्रशासन bad. नहीं कर रही है। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उससे अपना होता नहीं कि वो जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए ब्लाइंड आई करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान डॉक्टर पूजा मिश्रा, let me go across to उसी के Vinayak तहत Ambedkar जो है साहब। अभी मेरठ में जी मैम। रामभद्राचार्य जी भी कुछ बोल गए हुए हैं। I'll come back to you, ma'am. But the fact is that we have a flood situation, and the flood situation is pretty bad in Uttar Pradesh, in Bihar, in Uttarakhand, in Himachal Pradesh, in Punjab. Jammu and Kashmir की situation जो है थोड़ी बहुत अभी कंट्रोल में आई है. Of course, for that we'll have to have a separate show. Let's be very clear. So, as far as the flood situation is concerned, why does it happen? Why don't we have proper water management? Why don't we have proper management of all the dams that we have made up till now? But Vinayak Ambedkar Sahab, some great news. Let me point out a few figures to you. I would like your comments on these. So the FDI cumulative inflows of foreign direct investments in the last 9 months. I'm talking about September the 12th. 12 सितंबर तक का जो स्टेटिस्टिक है वो मेरे पास है, उसके बाद का नहीं है. Cumulative inflows reached $1.05 trillion, sir. $1.05 trillion. That's a 27% increase in equity inflows in the first 9 months of fiscal year 2025. Exports, total exports reached $825 billion up till now, up till the month of August, 31st of August. That, by the way, is a 76% increase over the last decade. Over the last decade, not just over the last year, over the last decade, sir. And digital payments transaction volume surged 9 times between fiscal year 18 and fiscal year 24, with UPI processing 172 billion transactions in last year alone. And government capital expenditure increased significantly, reaching somewhere around 15,02,000 crores, which is about $176 billion in 2025. But the greatest figure over here, of course, is FDI, $1.05 trillion, which is absolutely fantastic, and exports reaching $825 billion in the first 8 months alone. Vinayak Ambedkar Sahab, I think that's fantastic news so far. अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, वेरी फ्रैंकली, कि बाकी सब चैनल्स को इसको उठाना चाहिए. इट्स पॉजिटिव न्यूज़, इट्स ग्रेट न्यूज़. क्या है कि शायद लोगों को मज़ा आता है सिर्फ बुरी खबर दिखाने में, शायद, मालूम नहीं मुझको. ये तो आप बताएंगे सर. अंबिका साहब, अब आप बोलें प्लीज़. 2 चीज पे मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ. एक जो आपने बात की, बाद में मेरी बहना ने बात की जी कि मोदी जी नागपुर में गए और उनका पीरियड बढ़ गया वगैरह वगैरह बात की. ये चाइल्डिश बातें हैं. मोदी जी और मोहन जी दोनों भी 75 इयर्स के हो गए, 75 साल उनके आयु की पूरी हो गई. दोनों ने भी 50 साल तक संघ के प्रचारक के नाते काम किया है
और दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो है वो वैसा कोई यादव घराने का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जिनके घर में 10 विधायक और 2-4 खासदार मिलते हैं और ये पूरी दुनिया को समझ देने को जाते हैं कि और लोगों को संधि नहीं मिलने चाहिए। तो आप दे दो ना, आप काय के घर में सब पद आपके खुद के घर में रखते हो, उधर भी संधि दे दो ना आप यादव लोगों को और समाज को भी दे दो। तो ये बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपका वो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि दोनों भी 50 साल तक प्रचारक है और मोहन जी भागवत ने जो 75 साल में रिटायर होने की जो बात कही थी वो एक जोक था और वो जोक क्या था वो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। संघ के एक भूतपूर्व प्रचारक थे मोरोपंत पिंगले जी, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया था और उनका जब 75 साल उनको लग गया तो हमारे जैसे उनके जो चहेते थे उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम आपका 75वां जन्मगांठ हम मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ ना कह दिया। बाद में ये बात चली गई उस समय के सर संघ चालक जी के यहाँ और उन्होंने उनको प्रेशराइज किया करके उनका 75 का वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें भाषण करते हुए वो बहुत बड़े दिलदार आदमी थे और हमेशा जोक्स सुनाते थे। तो उन्होंने एक क्या बोलते नुस्खा बोलते हैं ना, नुस्खा मतलब एक जोक उन्होंने सुनाया और उन्होंने ऐसा बोला कि तुम मेरे को 75 साल की मेरी वर्षगांठ क्यों मनाना चाहते, ये मेरे को मालूम है, क्योंकि आप मुझे रिटायर करना चाहते हो इसलिए तुम मेरी 75वीं सालगिरह मनाना चाहते हो। तो ये जोक मोहन जी ने उस भाषण में सुनाया था कि 75 का कैसे होता है, क्योंकि मोहन जी का खुद का 75वां वर्षगांठ मनाए ऐसा हम कुछ लोगों ने स्वयंसेवकों ने उनको रिक्वेस्ट किया था। तो एक जोक था, सीधा जोक था, उसको माध्यमों ने घुमा फिरा के मोदी जी को संदेशा दिया है। मोदी जी का उधर कोई संबंध भी नहीं था, संघ का कार्यक्रम था, संघ के बारे में बातें हो रही थी, तो ऐसा कोई रिलेशन संघ में रहता नहीं है। मोदी जी और मोहन जी दोनों इक्वल लेवल पे है। परसों जो मोहन जी ने 3 दिन का लेक्चर का सीरीज किया उसमें उन्होंने साफ बताया कि संघ का काम अलग है, भाजपा का काम अलग है। उनके काम में वो माहिर है, हमारे काम में हम माहिर है। हम उनके काम में दखल नहीं देते, वो हमारे काम में दखल नहीं देते। ये संघ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये संघ की शिस्त है। तो ये सब बात होने के बाद में भी आप लोग अभी तक बात चला रहे कि वो नागपुर में गए करके ये हो गया। और जैसा कि मोहन जी ने स्पष्ट बताया कि भाजपा के कोई भी डिसीजन में हमारा कोई ताल्लुकात नहीं रहता, उनके इंटरनल डिसीजन है। हाँ, हम समन्वय में बैठते हैं, हम एक दूसरे की बातें सुन के लेते हैं और देश के सामने के जो बड़े मुद्दे रहते हैं उसके ऊपर हम हमारा विचार रखते हैं। उसमें उनको जो सुविधाजनक है वो विचार वो लेते हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो ये संघ की पद्धति है। ऐसा कोई किसी का 75 साल का रिटायर होने का कोई भी आज्ञा नहीं दिया था, ना कोई संदेशा दिया था, ना कोई बात की थी। वो एक जोक था, वो जोक उन्होंने सुनाया था। ये पहला स्पष्टीकरण है। अभी आपने जो बात कही ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसा चैनल इस बात को उठा रहा है कि देश ने क्या प्रगति की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे स्वतंत्र मिलने के बाद 68 ईयर में जितना एफडीआई आया था उसके बाद में मोदी जी का सरकार शासन जब आया 2015 में, उन्होंने जब एफडीआई के ऊपर के पूरे रिस्ट्रिक्शंस उठाए और उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के लिए इन्वेस्ट इंडिया नाम की एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी निकाली है और जिसके ऊपर उन्होंने उनका पूरा जो जिम्मा सौंपाया है। जो कंपनी जो है अंडर सेक्शन 8 की, इसमें 450 प्रोफेशनल्स काम करते हैं जो आईटी, आईआईएम, आईआईटी के सब स्नातक है और बड़े बड़े कंपनियों से अपने सैलरी में कट लेके वो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। और ये जो कंपनी है ये स्टार्ट टू एंड तक पूरे सलाह उनको देती है, पूरी मदद करती है। इसके लिए ये जो एफडीआई का राइज है वो कंपनी के कारण, मोदी जी के काम के कारण। और दूसरा बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। जब पहले शासन अपना जो भारत था वो 114 स्थान पे था, वो 63वें स्थान पे आ गया। इसके वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मोदी जी ने बढ़ाया
कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, इकोनॉमी को डेवलप किया, इकोनॉमी का फाउंडेशन अच्छा किया, ये सब चीजों के कारण ये एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है और जिसके वजह से देश में बेरोजगारी की समस्या के ऊपर, उत्पादन की समस्या के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं। तो आपने ये मुद्दा उठाया करके मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Sir, even और ये बात आपने बहुत सही- PMI and industrial production index both have gone up, but I don't want to go into that. That will become very, very technical. Yeah. Please finish, sir. Sir, please finish. Because what I want to know is this: how will Mr. Trump's tariffs impact on this? Will they have any impact at all? Because in my personal opinion, they should not have any impact at all. Because as far as the Trump tariffs are concerned, at the end of the day, they have to be paid by the US consumers, not by us. And our people, they're already looking for new markets, and at least 40% of all the exporters, especially in Gujarat, especially in Karnataka, especially in Maharashtra, they have already found new markets already. And in any event, Mr. Piyush Goyal, I think, is going to be meeting the Commerce Secretary, I think around the 25th or 26th of September. We should have a deal by then. Sir, please finish. What you were saying, after that Pradeep ji will ask his question. Please. यूएसए का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आया है। जी। ही इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड वर्क फॉर द 25th सितंबर मीटिंग। जी। और उसमें जो अमेरिका को संदेशा देना था, वो संदेशा मोदी जी ने चाइना और रूस के प्रेसिडेंट के साथ अपना जो गठबंधन बनाया उसके तरफ से उनको गया है। तो आपने देखा रहेगा कि ट्रम्प के जो तौर था वो बहुत बड़ा धीमा पड़ गया है और वो अभी पॉजिटिव इंडिया इज अवर बेस्ट फ्रेंड वगैरह बात वापस से करने लगे हैं, क्योंकि उसके फिनेंशियल एडवाइजर ने उनको समझाया कि इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ डाल के इंडिया को अफेक्ट जितना होगा उससे ज्यादा अमेरिकन सिटीजन को अफेक्ट होगा। और आपको मालूमात रहेगी कि अमेरिकन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड, वेयरएज इंडियाज इकोनॉमी इज डूइंग गुड। और हमने जो अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का जोर शोर से तरीका शुरू किया है वो अमेरिकन लोगों को मालूम पड़ गया, उनके सलाहकारों को मालूम पड़ गया, और ये जो टैरिफ इश्यू है इट विल बी रिजॉल्व्ड वेरी एमिकेबली। Ambedkar Sahab, the glorious years for BJP and the RSS, the innings of Modi Sahab and Mohan Bhagwat ji. It's amazing they have achieved RSS agenda to the fulfill. India has become the 4th largest economy. अब की बार से लेके मोदी की गारंटी तक बहुत सारी चीज फुलफिल किया RSS and the BJP. But the opposition is still putting questions on you. मोदी साहब का प्रॉमिस था हवाई चप्पल से आप हवाई जहाज का सफर कर पाओगे। क्या आज के गरीब आदमी हवाई चप्पल एंट्री ही नहीं है हवाई जहाज में? अंबेडकर साहब, जस्ट दैट स्लोगन कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? क्या गरीब आदमी जो प्रॉमिस किया था मोदी जी ने हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहन के जाएंगे, वो आपने हासिल किया क्या अंबेडकर साहब? ये प्री कंडीशन नहीं था कि हवाई जहाज में जाने के लिए हवाई चप्पल पहननी चाहिए। उनका कहने का मतलब ऐसा था जो सामान्य आदमी हवाई चप्पल पहन के चल सकता है वो भी हवाई जहाज का उड़ान लगाएगा। उस स्कीम का नाम उन्होंने उड़ान रखा था, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान ऐसा उसका फुल फॉर्म है। और उस योजना के तहत उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग तक देके पूरे एयरलाइंस को पहले 500 किलोमीटर तक 2,500 रुपया ही एयर फेयर रखने का और उसमें 50% सीट बेचने का कंपल्सन किया है। और उसके लिए एयरलाइन को तकलीफ ना हो करके वायबिलिटी गैप फंडिंग बीजीएफ भी दिया है। और ऐसे 1.5 करोड़ आम आदमी ने जो हवाई चप्पल पहने या सैंडल पहने या शूज पहने, शायद आम आदमी जब कभी भी ऐसे उच्च व्यवस्थाओं का लाभ लेता है तो वो ज्यादा चिंता करता है कि हम अप टू डेट रहे। तो ऐसा हवाई जहाज में जाने के लिए हवाई चप्पल कोई पहना रहेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। मोदी जी का मतलब था कि जो आदमी ये अफोर्ड कर सकता है he should afford the air travel also। और वो सक्सेस हुआ है। 1.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने सस्ते दरों में हवाई उड़ान लगाए हुए हवाई सफर का आनंद लिया है। अंबेडकर साहब, but the Congress says it never happened, it has not happened। मोदी जी का जो सपना था कि गरीब आदमी जहाज में ऐसे आसानी से चले, वो सपना पूरा नहीं हुआ। He said the common man is still suffering, he cannot fly in the aircraft the way Modi साहब said। तो do you think he has achieved it? 100% अचीव किया है। आज ही मैं एक ब्लॉगर है फेमस शेफाली वैद्य, मैं नाम के साथ आपको बोलता हूँ, उनका एक ब्लॉग पढ़ रहा था तो उनका एक वाक्य था, वो भले उसको आप उसका अलग अर्थ मत निकालिए। उन्होंने बोला कि आजकल
जो एयरपोर्ट से ये रेलवे स्टेशन या एसटी स्टैंड से ज्यादा मतलब भीड़ है उधर, ऐसा उनका वाक्य है, मैंने आज ही सुबह पढ़ा है। तो ये रियलिटी है कि आज एयरपोर्ट में आप किधर भी जाओ, बड़े बड़े क्यूज लगे हुए रहते हैं, कॉमन आदमी उधर आता है और वो एयर ट्रैवल का मजा लेता है। ये कोई भी कांग्रेस का आदमी जो भी समझदार हो, वो कोई भी एयरपोर्ट में जाए उसको यही दिखेगा। राइट। अब आसिफ फारूकी साहब, एक तो आपकी जो वोट चोरी कैंपेन है उसको लेकर के राहुल गांधी के आसपास बहुत बहुत जबरदस्त क्राउड आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त दिख रहा है मुझको। और लेकिन दूसरी चीज क्या है कि सर हर एक की कंप्लेंट ये है कि राहुल गांधी साहब की जो कैंपेन होती है वो सस्टेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अभी उन्होंने बिहार की कैंपेन करी, उसके बाद वो फिर चले गए बाहर, कहीं मलेशिया गए, कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है, उसके बाद फिर वापस आ गए, फिर वो कुछ और कर रहे हैं। अब वो क्या है कि जो एक इंटेंसिटी होती है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल एज फार एज अखिलेश यादव इज कंसर्न, और फॉर दैट मैटर मोदी जी इज कंसर्न, और अपनी ममता बनर्जी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो एक सस्टेन कैंपेन होती है ना, वो मतलब चलती है। जब देखा कि किसी भी आंदोलन ने एक तूल पकड़ लिया है तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। राहुल गांधी जी बीच में मतलब गायब क्यों हो जाते हैं सर, छुट्टी पे चले जाते हैं वो। अब आप बताएं सर फारूकी साहब। सब आप बीजेपी वालों की नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं सर। अब वो असल में मलेशिया गए थे या उत्तराखंड गए थे या कहीं और गए थे, आज तो पंजाब में थे, दिख भी रहा है सर। गुरदासपुर के आगे उनको जाने नहीं दिया, सिर्फ बटाला टाउन में गए, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो राहुल जी जो मुद्दे उठाते हैं बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से दूसरे लोग ऐसे मुद्दे उठा पाते हैं जी। अभी वोट चोरी का जो मुद्दा है, हमारी इतनी सारी पार्टियां हैं, लेकिन जिस मजबूती के साथ और जिस सरलता से उन्होंने समझा के ये निकाला, मेरे ख्याल से बड़ा ही सराहनीय है। एक आम जनता को भी समझ में आने लगा है कि किस तरीके से वोटों की चोरी होती है, और आज तक इस बात का जवाब बीजेपी वाले दे नहीं पाए। खुल के सामने बोला जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, तो आज तक ये कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनके आने जाने से कोई मसला नहीं है, वो दिन रात उसी में खो के अंदर घुस के वो उसकी कंपेनिंग करते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं, लेकिन वो अपने मामलात के लिए अगर कहीं इस तरफ चले जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, मुझको ऐसा। फारूकी साहब, इंडो पाक मैच में, इंडिया पाकिस्तान मैच में पूरे देश और दुनिया ने सहारा जिस प्रकार से इंडियन टीम रिस्पॉन्ड किया, नो हैंडशेक विद पाकिस्तान क्रिकेटर्स, जो भी होगा, एंड विक्ट्री को उन्होंने आर्म फोर्सेस को बेस्टॉव कर दिया और पहलगाम के विक्टिम्स के लिए तो बेस्टॉव कर दिया। बट शाहिद अफरीदी वहां से चिल्लाने लगे कि राहुल गांधी जैसे नेक नेता, राहुल गांधी जैसे फ्यूचर माइंडेड, तो इस तरफ के तारीफ राहुल गांधी की जब करते हैं, राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं पाकिस्तान से बहुत सराहना होता है, तो ये क्या है? आई मीन व्हाट इज दिस पाकिस्तान का प्रेम या जो भी है? बीजेपी का बहुत सारा आलोचना हो गया कि इसमें एक्सपोज हो जाता है कि पाकिस्तान और राहुल गांधी जी का क्या संबंध है। किस प्रकार से आप देखते हो आप? नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि सर कोई इंसान अगर किसी की तारीफ करता है तो चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी पार्टी का हो, मुझको नहीं लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है अगर वो इस बात की। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का सवाल है, देश का सवाल है, राहुल गांधी से बड़ा कोई भी इस देश को चाहने वाले मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए पाकिस्तान क्या बोलता है, खुदा न खास्ता कल अगर पाकिस्तान राहुल जी के बारे में गलत भी बोलता तो हमको उसमें कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं लगती। सर आसिफ फारूकी साहब माइंड मत कीजिएगा, और स्पेशली विनायक अंबेडकर साहब आप माइंड मत कीजिएगा। ये जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, आप ही के कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो ये बार बार बोलते हैं कि बीजेपी वाले बुलवाते हैं पाकिस्तानियों से कि भाई किसी भी तरह राहुल गांधी की तारीफ करो ताकि यहाँ पे हम लोग राहुल गांधी को सूली पे चढ़ा सकें। ऐसा कुछ है क्या? मुझको लगता है ये सब छोटी बातें हैं, वो करते हैं। नहीं, पूछ रहा हूँ सर आपसे, भले सर बात छोटी हो या बड़ी हो, हमें तो पूछनी है ना सर, आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि हम लोग उस लेवल पे ना बात करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि बुलवाते हैं कि नहीं बुलवाते हैं। तो फिर सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ क्यों करते हैं सर? मोदी जी की तो कभी तारीफ नहीं करते, जो पाकिस्तानी है वो तो हमेशा मोदी जी को गालियां देते हैं सर। सिर्फ राहुल जी की तारीफ क्यों होती है सर वहां पे? और बार बार हर चीज में यही बोलते हैं, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेगा
तब जाकर के इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे। सर ये क्या है? राहुल जी बैलेंस सोचते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन तो मोदी जी सबसे अच्छा करने गए थे, और वो वहाँ से बिरयानी खा के आए थे और तरह तरह की दुनिया भर की सर बिरयानी खाई थी क्या? तो असल में सबको मुझे ये लगता सर है ये कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास है दुनियाबाजी नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो 75 साल की एज वाला जो मामला था, तो जी। वो भी ऐसे ही लग रहा था। तो मेरे ख्याल से इनकी जुमलेबाजी पूरे सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है कि ये लोग जुमलेबाजी में बड़े एक्सपर्ट है। कोई मजाक कर लेते हैं, मजाक की बात थी, अभी जैसे मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अरे वो तो मजाक की बात थी। तो ये जुमलेबाजी इन लोग से क्या बात सर करेंगे? मोरोपंत पिंगले जी ने असल में कहा था, अगर आप मोरोपंत पिंगले जी से कभी मिले या नहीं मिले मुझे मालूम नहीं है, but he was a man like that. He was an amazing man. But let's be and he was named after the first पेशवा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले पेशवा थे, उनका नाम भी मोरोपंत पिंगले था, जिनका असैसिनेशन हुआ था, मुगलों ने जिनको असैसिनेट कर दिया था 1783 में। He was one of the stalwarts of छत्रपति शिवाजी महाराज अष्ट कैबिनेट, जो 8 मेंबर्स थे कैबिनेट के छत्रपति शिवाजी महाराज के। He was one of the most prominent members. But मोरोपंत पिंगले जी was a very large-hearted man. He was an amazing man. But So he was quite right. जी, I would like to sorry. ask you, Asif Faruqi साहब, मोहन भागवत जी बेस्ट पीरियड ऑफ आरएसएस मोदी जी ने डिस्क्राइब कर दिया, मोहन भागवत जी के पीरियड, और मोदी जी खुद द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूअसली इन इंडिया, एक रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर दिया है, और दे बिलीव दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया। बहुत सारी चीज जो हासिल करना था इसी 11 साल में हासिल हुआ है। बट कांग्रेस, जो विनय अंबेडकर साहब ने जो जवाब दिया, कांग्रेस हाईलाइट कर रहा है मोदी जी के स्लोगन, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक हम गरीबों को अफोर्ड कर पाएंगे, ये इस सिस्टम में लेके आऊंगा। मगर आप कह रहे हैं कि ये हवाई जुमला है, आपने कहा ये हवाई जुमला है, कितना सत्य है? अंबेडकर साहब ने स्पष्ट आंकड़ों के साथ कर दिया है कि पुअर मैन, आप देखो एयरपोर्ट इज क्राउडेड लाइक ए रेलवे स्टेशन, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट आप इसको हवाई जुमला क्यों कह रहे हो? आसिफ फारूकी साहब। सर फारसी की एक कहावत है, तू मेरा दाई भगो है मैं तेरा दाई भगो, यानी तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। तो ये दोनों आरएसएस और बीजेपी मिलके कभी वो इनकी तारीफ करते हैं, अभी दोनों को ज़रूरत थी, अब वो बोले नहीं वो 75 साल में किसने कौन करेगा क्या करेगा। सर इन लोगों की क्या बात करते हैं जो जुमलेबाजी की बात करते हैं। ये 80 से 90 हज़ार करोड़ लोगों को गरीब खाना बांट रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, महंगाई अपने छड़ पे चली जा रही है, और वहाँ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 50 एयरलाइंस चली गई पूरे देश के अंदर। अगर ये एयरपोर्ट पे भीड़ नज़र आ रही तो उसमें मोदी की या इस गवर्नमेंट का क्या कमाल है। हमारे को तो वहाँ जो एयरपोर्ट के ऊपर परेशानियाँ हैं, जो महंगाई है, वो तो एयरपोर्ट की आप देखिए ना, चाय कितने में मिल रही है, वहाँ पे एंट्री कितनी मुश्किल हो गई है, एयरपोर्ट के हालात किस तरीके से हो गए हैं। हर एयरपोर्ट जो है प्राइवेटाइज हो रहा है, सिर्फ एक ही कंपनी को चला जा रहा है। जो टिकट सस्ते उसमें मोदी जी थोड़ी सस्ते, ये तो कंपटीशन है, ये बिजनेस है, और उसकी वजह से कई आपने देखा कि एयरलाइंस डूब भी चुकी हैं इस कंपटीशन के तौर में, और गवर्नमेंट ने उनका कोई भी समाधान नहीं किया, उनको कुछ भी नहीं बचाया। इसी तरीके से आजकल एयर इंडिया का हाल देख लीजिए सर, कि वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज नहीं अच्छी कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको एक तरफ से कंपटीशन है, उनको सस्ते टिकट देना है, दूसरी एयरलाइंस वहाँ जमी बैठी हुई है, तो वो किस्मत है। इसमें मोदी का कुछ लेना देना नहीं है। मोदी को अगर करना है तो एम्प्लॉयमेंट पे करें, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, फार्मर्स कितने डिस्ट्रेस हैं, यहाँ देश के क्या हालात बन रहे हैं वो देखिए। So before I go to Dr. Pooja Mishra, Ambikar Saab wants to say something. Ambikar Saab, please, you wanted to say something, sir. Please go ahead. नहीं, ये जो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन का बोल रहे हैं ना, जी। जीवीके रेड्डी को इनके शासन में तो पहले बम्बई का एयरपोर्ट सौंपाया था जी। और ये जो है सब जो शुरू किया प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट का, इनके शासन में तो शुरू किया जी। इनको मालूम नहीं, शायद ये भाई साहब हमारे जानकारी कम रखते हैं जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है एयरपोर्ट्स का, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त शुरू हुआ, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और दूसरी चीज क्या है आसिफ फारूकी साहब, दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए एयरपोर्ट्स के ऊपर भीड़ नहीं होती तो आप कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, अब एयरपोर्ट में भीड़ है तो आप कहेंगे अब ये इसमें मोदी का क्या हाल है। ठीक है, पहले बीजेपी भी आपके लिए यही कहा करती थी, कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन कम है।
सर वो होता है। जीवीके ने अरे पूरा एयर अपना इंडिया खर्च किसने किया, अपना पैसा गवर्नमेंट लगाया, किसने किया पूरा था एयर एयरपोर्ट इंडिया बनाया का? सर। जी। इन्होंने बना बनाई एयर चीज उसको इंडिया दे का दिया। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट एयर ने अगर इंडिया को प्राइवेटाइज किया था तो किसने उसके पीछे सत्यानाश किया? कुछ कहानी आपके थी, कुछ शासन ने मामला थे, सत्यानाश कुछ किया। पैसे लगे हुए थे। पीपीपी मॉडल था कि वो अपना खर्च कर रहे थे। सर वो और बहुत इसलिए लंबा दिया हो था। जाएगा शो। आपने तो बना बनाया एयरपोर्ट उड़ा के दे आसिफ दिया फारूकी उसको। साहब, जो जीवीके वर्सेस अडानी करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा शो। हाँ, तो बहुत जाने बहुत ज्यादा दीजिए लंबा हो सर। जाएगा, तो अभी ये रहने लंबा दो, नहीं हो जाएगा, बाद शॉर्ट में में करेंगे सर। ये सर, सब बाद में कुछ करेंगे ये सर, पूरा देश जो है अडानी है सर। अब सर छोड़ बाद में दीजिए, करेंगे, बाद कहानी में। खत्म हो सर गई। अंबानी साहब नाराज हो जाएंगे आपसे, रुइया साहब नाराज हो जाएंगे, सिकानिया साहब नाराज हो अरे जाएंगे। कर ले सर, वो मैं हमारा बोल क्या रहा हूँ बिगाड़ आपको, लेंगे हम। ऐसा मत बोलिए सर। और सड़क सबसे पे बड़ी रहने बात वाले है, लोग हैं, 2 वक्त की रोटी चाहिए बस, और क्या है। और सबसे बड़ी बात है, बजाज साहब नाराज हो जाएंगे आपसे। उनका कैसे है? हम कहाँ हैं? सीधी बात है, वो मेरे रिश्तेदारी में नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, वो मारवाड़ी है, हम लोग पंजाबी हैं। लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, सरकार ने, यूपी की सरकार ने अभी एक बहुत बड़ी मूव शुरू करी है। पता नहीं आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि नहीं कहना चाहेंगी। All e-challans from 2017 to 2021 are going to be resolved or going to be withdrawn. मतलब कि गॉड नोज कितने लाख ई चालान हैं, उन सबको अब कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये इज दैट अ गुड मूव और अ बैड मूव मैम? अब ये मुझे लगता है कि जो चालान की बात चल रही है, जिनको जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो हमारे पार्टी से क्यों 8 लाख रुपए जो है चालान वसूल किए गए? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो है, आपको जानकारी होगी, वो तो पब्लिक डोमेन में है जी है। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का खारवा जाता है और उनको जो है चालान ही है, वो दिया जी। गया होता है 8 लाख का, और वो वसूल किया जाता है हमसे। और ये हो सकता है कि लिस्ट निकाले होंगे, तो ऐसा ना हो कि इनको लग रहा हो कि ये चीजें मूव करके। मैं फिर कहूंगी कि भाजपा सरकार क्या है ना, इनके पास में जो मुद्दे हैं ना, उस पर काम करना चाहिए। जी। अब ये सोच रहे हैं कि चुनाव आ रखा हुआ है, 27 में होना है चुनाव, तो आप देखेंगे ना ऐसे ऐसे बयान आएंगे, जैसे कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट का आया कि टेट कंपलसरी को, तो कह रहे हैं कि नहीं हम रिवीजन रीट दायर करेंगे। जब आया तब नहीं कहा, जब प्रोटेस्ट चालू हो गया, उनके कहने के बाद भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तब ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंचायती चुनाव होने हैं, ये 2025 के दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे, और उसके बाद में 27 में चुनाव है। मतलब उत्तर प्रदेश अभी किस जोन में है? उत्तर प्रदेश चला गया हुआ है चुनावी जोन में। अब चुनावी जोन में, क्योंकि इन्होंने काम नहीं ऐसा किया हुआ है कि जिसको ला करके प्रेजेंट करके पोर्ट्रे करे कि हमने ये काम किया, इस काम पे हमको वोट दे दो। तो ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी कुछ चीजें होता नहीं ला दे, हम बोलते हैं शिक्षकों के लिए जा रहे हैं, रिवीजन पिटीशन दायर करेंगे, हम ये कर दे रहे हैं, अब हम सारे के सारे चालान माफ कर दे रहे हैं, हम ये करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। ये सोच रहे किसी तरीके से तो कोई अट्रैक्ट हो, कुछ तो ऐसा मैं बोल दूं कि जिससे जो है हमारे तरफ अट्रैक्शन केंद्रित हो जाए और जो असल मुद्दे है उससे जो है डाइवर्ट हो सके लोग, बस इसी सब के लिए मूव है। और मुझे नहीं पता कि भी सरकारी आंकड़े कितने हैं, कि कितने ई चालान हैं और किनके लोगों के हैं, किनके माफ किए जा रहे हैं, इस चीज की जो है इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो कॉमन अभी आज ही प्रेस रिलीज आया मैम, यूपी गवर्नमेंट से आज ही प्रेस रिलीज आया, वो माफ कर रहे हैं। अरे लेकिन but there is one other subject, ma'am, there is one other subject where I would like all three of you to comment on that. This is a very very serious subject. लखनऊ में क्या हुआ, एक 13 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा, उसका नाम यश है, था मतलब, there is a game, a video game or a gaming app called Free Fire. उनके पिताजी जो हैं वो पेंटर हैं बेचारे, उन्होंने कोई जमीन बेची थी और अपने अकाउंट के अंदर उन्होंने कुछ पता नहीं कितने लाख रुपए जमा किए, 13 लाख या 12 लाख, जितने भी लाख रुपए थे जमा किए थे। लखनऊ का बच्चा, उसने मैम अपने पिताजी के अकाउंट से उसको लिंक कर दिया। जब उसके पिताजी विड्रॉ करने के लिए गए पैसा, कुछ जमीन थी उन्होंने बेची थी, ही फाउंड द एंटायर बैंक अकाउंट एम्प्टी, पूरा अकाउंट जो था वो खाली था, क्योंकि वो फ्री फायर गेम में वो बच्चा इतना लूज कर गया पैसा that all the money went. So when his father came back and confronted him, the boy ended his life. मेरा ये कहना है, don't you think now the time has come that all these games, all these gaming apps, ये gambling apps जो हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। पूजा मिश्रा जी, ये हो क्या रहा है? What is going on over here? मतलब राजीव जी, जी बोलिए बोलिए। राजीव जी, जी मुझे लगता है कि मैंने इस डायरेक्शन में, मैं सच बताऊं, मुझे ये चीजें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, तो मैंने इस डायरेक्शन में देखा नहीं। मैं देखती हूँ लोग खेलते हैं गेम और मुझे इसका पता ही नहीं एक्सटेंट पे कितना बुरा है, मुझे बस इतना पता था कि टाइम बर्बाद करता है, तो इस तरफ में नहीं जाना है। और ये अभी आप, मैंने ये न्यूज हम लोगों ने देखी थी कि हाँ उस बच्चे ने, क्योंकि वो लूज कर गया पैसे, उसमें लूज कर गया, और ये आप एक इंसिडेंट बता रहे हैं, ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, कई सारे इंसिडेंट है। और हाँ, इस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रिक्टली काम करने की जरूरत है
क्योंकि ये बहुत, अगर मैं अभी बात भी कर रही हूँ इस पे, तो इस पे क्या होता है ना कि अजीब सी घबराहट होती है जब आप न्यूअर जनरेशन को देखते हो। उनको लगता है ये जो गेम है यही सच्चाई है, ऐसा लगता है कि उनको डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है उनका कि गेम क्या है और रियलिटी क्या है। तो इस तरफ में भी अगर सरकार I think move all लेगी, parties तो मुझे must come लगता है कि together सब लोग on this. appreciate करेंगे इस चीजों को जी, दुरुस्त कि बात इस है। पे मूव लेना, ये बंद हो जाना चाहिए। ऐसा मतलब डायरेक्टली इन सब चीजों को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत समय बर्बाद करता है। और मैंने देखा है कि लोग गुस्से हो जाते हैं, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने किसी को ऐसे भाई है मेरा, किसी को है मैंने बोला कि वो गेम खेला, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने कहा अरे बुला लिया, और बुला लिया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और उसमें वो शूट हो गया जो गेम खेल रहे हैं। तो मैंने देखा इतना हाइपर, हम लोग गेम खेला करते थे, ऐसा नहीं हमने गेम नहीं खेला है, बहुत खेला है, बैठ करके रातों रातों गेम खेला, पर हम अगर मर गए तो हमें पता है वो गेम है, खत्म है, चलो ठीक है कल फिर शुरू किया जाएगा। हमें लेवल परेशान नहीं करता था। अभी के जनरेशन उनको लेवल परेशान करता है, उनको लगता है उसमें वो शॉर्ट हो गए, इसकी वजह से तो ये बहुत 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 टेरिबल कंडीशन है। और क्योंकि ये मुझे बहुत घबराहट देता है, मैंने इस And डायरेक्शन the worst part is, Ambika Sahab, Pooja Mishra ji, you're saying Yogi Adityanath ji is not ready for 2027. योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रेड फेयर यूपी प्रोडक्ट्स को करीबन 84 कंट्रीज के पार्टिसिपेशन में 80 कंट्रीज में आपके यूपी के प्रोडक्ट जा रहा है, सेल का उन्होंने पूरे व्यवस्था कर दिए। एम्प्लॉयमेंट फेयर, रोजगार फेयर, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स बढ़ रहा है। अब उन्होंने कहा कि फुल थाली फॉर जस्ट 22 रुपए 50 पैसे, 22 रुपीज 50 पैसे, फुल थाली 17 यूपी सिटीज। इतने सारे पीपल फ्रेंडली स्कीम्स लेके आ रहा है यूपी सरकार। एंड यू सेइंग योगी, बोलिए प्रदीप जी 27/5 जैसे जैसे आते जाएंगे, आपको एक एक दिन नए नए अनाउंसमेंट सुनते जाएंगे। आपने शायद जो है रोजगार मेला नहीं देखा उत्तर प्रदेश का। आप रोजगार मेला देखते तो आपको लगता, आपको स्पेस नहीं मिलता कि आप पैर रख करके उन रोजगार मेला में जो युवा आए हैं उनको आप रिकॉर्ड कर सके। आपको सीवी डस्टबिन में मिल जाते। ये सिर्फ और सिर्फ महज बातें करते हैं। अभी जैसे हो रहा था ना कि चप्पल से लेकर के, मैं बार बार सुन रही थी कि हवाई चप्पल से लेकर के जहाज का उड़ान का सफर। आपको भी पता है कि वो जो उड़ान योजना चलाई गई थी 2017 में, वो कितनी सक्सेसफुल रही है। 45% जो है अभी जो रूट चालू किए गए थे वो रूट चल रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारे बंद हो रखे हुए हैं। और जहां तक बात रही गरीब का फ्लाइट में ट्रैवल करना, तब जब जो है उड़ीसा में रेल हादसा हुआ था तो जो स्लीपर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्होंने भी 50,000 का टिकट अफोर्ड किया था, वो भी गए थे, ट्रैवल किया था उन्होंने। जब मौत पड़ेगी, जब उनको मजबूरी होगी तो ट्रैवल करेंगे ही करेंगे। आप 27 के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी तैयार होते तो ये ना कह रहे होते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बता रहे होते कि हमने ये कर दिया हुआ है। और ये बहुत गंदे तरीके से फेल हो रखे हुए रोजगार के मामले में, किसानों को जो है राहत पहुंचाने के मामले में, उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के मामले में। ये कौन सी बात कर रहे हैं, व्यवसाय को हमने आगे बढ़ा दिया हुआ, कौन सी कंपनी शुरू कर दी हुई है। सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है, वो ग्राउंड पर नहीं है। अगर ग्राउंड पे होती तो हमें लगता विजिबल दिख रहा होता। अगर जो है हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहा होता तो दिख रहा होता, अगर रोजगार मिल रहे होते तो दिख रहा होता। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका आशय है कि ये नहीं किया गया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करना भी नहीं चाहते हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रयास में लगे हुए कि ऐसा कौन सा स्ट्रोक मार दिया जाए, ऐसा क्या कर दिया जाए जिससे जनता का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो सके, उनको लगे कि हाँ जो है ये सरकार कुछ कर सकती है, क्योंकि इतने सालों में कुछ नहीं किया हुआ है। प्रदीप जी जब फ्लड टूरिज्म, आप फ्लड टूरिज्म कहते हो, सिंसियर अटेम्प्ट्स बाय प्राइम मिनिस्टर खुद सर्वे कर रहे हैं यूपी के कितने फ्लड अफेक्टेड, रिलीफ क्या करना क्या नहीं करना, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आप इस चीज को फ्लड रिलीफ मेजर्स को आप कह रहे हैं कि फ्लड, ये फ्लड टूरिज्म, हाउ कैन यू प्राइम मिनिस्टर का विजिट को आप फ्लड टूरिज्म कह रहे हो डॉक्टर पूजा मिश्रा जी? इट इज नॉट, नहीं कहाँ कर रहे हैं। किसान परेशान है, उसको डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं दिस इज द फार्मर। जो फार्मर है वो स्टॉक कर रहे हैं यूरिया को। और वही बात चल रही थी कि 50 किलो उसको यूरिया चाहिए जो है आपको एक बिस्से जमीन में डालने के लिए। हम लोग कल ही डिस्कशन कर रहे थे, यूरिया को लेकर के सब भी परेशान है, मिल नहीं रही है, वो ब्लैक बाजार में भी नहीं मिल पा रही है और कह रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। भाई कहाँ कर ले रहे हैं आप, क्यों दिख नहीं रहा? आप बताइए कौन से विजुअल्स दिख रहे हैं? ये विजुअल्स दिखते हैं जाकर के वहां पे खड़े होकर के फोटो खिंचा, मत खिंचाइए फोटो,
आप वहां पे पहुंचे, आपको पता ही नहीं है कि जो है पानी कहाँ तक पहुंचा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जितना पाप किया हुआ है माँ गंगा उसका बदला ले रही है। ऐसा खौफजदा करके रखा हुआ है। हम लोग जितने मैं हमेशा शास्त्री ब्रिज क्रॉस करके आती हूँ। मेरा घर जो है जूती है और मेरी ऑफिस पड़ जाती है कंडलगंज में। तो मेरा एवरीडे यही हो गया कि मैं शास्त्री ब्रिज क्रॉस करके आऊंगी। मैं जितनी बार जो है शास्त्री ब्रिज क्रॉस करती हूँ मुझे उतनी बार लगता है कि माँ गंगा इनको जो सबक सिखा रही है। इन्होंने महाकुंभ में न जाने कितने जो है गलत कृत्य किए और कितने गलत कृत्य छुपाए और शायद उसका जो है माँ गंगा बदला ले रही है। उसका खामियाजा जो है उत्तर प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। हम तो इस खौफ में है कि अगर माँ गंगा इसे कभी ऐसे स्थिर नहीं रही, वो फ्लो करती रही। इसे पानी स्टैग्नेंट है, वो टिका हुआ है, या तो बढ़ता है थोड़ा सा या थोड़ा सा घट जाता है। और अगर वो जब कम होंगी तो क्या नजारा होगा, वो और अपने अपने खौफ ज्यादा होगा। अभी आपने कहा 11 साल गोल्डन पीरियड, अभी बार बार जो है पता नहीं कैसे बोल पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री कैसे बोल पा रहे हैं और माननीय आरएसएस की जो प्रमुख है वो कैसे बोल पा रहे हैं। एक ऐसा गोल्ड पीरियड है कि हमने मणिपुर में जो दृश्य देखा कि आंखें फट जाएं, आपके जो है आंसू निकल जाए आंखों से, आपके खून निकल जाए आंखों से, ऐसा दृश्य देखा। ऐसा कौन सा गोल्डन पीरियड है आपने शायद नहीं देखा होगा कोविड में कि हर कदम पे लाशें देखी हैं एकदम ऐसे। डॉक्टर पूजा मिश्रा, एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमने हॉस्पिटल में लाशें देखी कोविड के समय में, ऑक्सीजन से मरते बच्चे देखे, हमने जलते हुए लोग देखे, हॉस्पिटल्स में जो है मॉक ड्रिल के बाद में जलते हुए बच्चे देखे। इसको आप गोल्डन पीरियड कहते हैं? अगर ये गोल्डन पीरियड है कि हम 45 साल के सबसे जो है लोवेस्ट, अभी हमारा बेरोजगारी दर सबसे हाईएस्ट है, अगर ये गोल्डन पीरियड होता है कि जहां पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है नीचे गिर गया हुआ है, अगर ये गोल्डन पीरियड होता है जहां पे निर्वस्त्र करके पूछा जाता है कि आप किस धर्म से आते हैं, आपको गोली मार दिया जाता है, निर्वस्त्र करके आपसे पूछा जाता है कि आप किस धर्म से आते हैं तो आपको ढाबे चलाने दिया जाएगा, और अगर ये गोल्डन पीरियड है तो मुझे नहीं समझ में आता है कि डार्क पीरियड किसे कहेंगे। सर जी मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। किसी भारत के किसी नागरिक आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। मैं चले जाता हूँ। गोल्डन पीरियड है, राइट, लेट मी गो टू विनायक अंबेकर साहब। जी विनायक अंबेकर साहब, बोलिए सर। आप उनको लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं क्या डिबेट करने के लिए? आप बोलिए ना सर, बोलिए अंबेकर साहब बोलिए। आप बोलिए, अगर आपको लेक्चर लग रहा हो। मैंने तो आपकी बचकानी बात नहीं कही, आपने मेरी बात बोलिए सर, बोलिए बात है। एंड आई टुक इट सो रेस्पेक्टफुली दैट यू आर सेइंग बोलिए सर, दैट ही वाज अ बच्चों वाली बात। आई थिंक ओके, इट्स फाइन। विनायक अंबेकर साहब बोलिए। Whatever you said was बचकानी, whatever you said when you were saying that was a joke, that was लतीफा। तो उनको बोलने दीजिए ना, डॉक्टर मिश्रा उनको बोलने दीजिए ना। जो आरएसएस प्रमुख है, एक दूसरा देश का प्रधानमंत्री है, आप उनके जो टिप्पणी निकल करके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मजाक है वो। क्या चल रहा है ये? I didn't say that। लेकिन एक बात तो है सर, 75 पे आपको जो रिटायरमेंट चले जाना है, मुझे नहीं लगता कि वो कह रहे थे कि मैं मजाक तो में पूजा मिश्रा जी, एक मिनट डॉक्टर पूजा मिश्रा, आप उनको बोलने देंगे या नहीं? आप प्लीज बोलने तो दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। विनायक अंबेकर जी I बोलिए don't सर। like personal comments and whenever if you gonna Which is attack all right, me, I ma'am. will attack Some you। people say that। जी बोलिए। एक बात अच्छी है कि हमारे विरोधक जितने अंधे हैं उनको एयरपोर्ट में भीड़ नहीं दिखाई देती, उनको यूपी का डिफेंस जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो नहीं दिखाई देता, उनको यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो गया ये नहीं दिखाई देता, उनको योगी जी जो काम कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देता। ये बहुत अच्छा है। जैसे अंधे विरोधक रहेंगे तो भले कितने भी ख्वाब देखे, उनके ख्वाब कुछ भी सच में आने वाले नहीं है, और खुद कितनी बौखलाई गई हुई है, उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बात कर रही है। आज वो बोल रही है यूपी में कुछ नहीं हो गया, ये 11 साल बहुत बेकार है, तो इंडिया चौथे स्टेज पे गई, 5वीं इकोनॉमी बन गई, ये सब क्या इनको मालूम नहीं है? ये अनपढ़ आदमी है, मतलब ये लोग अनपढ़ है, उनको मालूम नहीं है कुछ भी। और भारत की जीडीपी जो बढ़ गई है, भारत की महंगाई कम हो गई है, भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया है, भारत स्पेस शटल में आगे गया है, ये सब चीज इनको दिखाई नहीं देती। ये नहीं देती है तो अच्छा है। ये जब अंधे विरोधक रहेंगे तो विनायक अंबेकर जी क्या आएंगी? विनायक अंबेकर जी, I have some होने चाहिए जी, जिनको कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई देती है, मगर जनता को डेवलपमेंट दिखाई देती है। जनता कुछ बोलती है कि इनके टाइम में गुंडा राज था, वो गुंडा राज चले गया। यूपी के कितने भी महिलाओं के इंटरव्यू आज यूट्यूब पे शामिल है,
इनको जाके खुद देखने दो, और यूपी की क्या डेवलपमेंट हुई है ये यूपी के जनता को मालूम है, इनको नहीं मालूम हो गई। इनको अंधा रहना है तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, जनता अंबेकर जी, डिसाइड करेंगी कि योगी जी वापस अच्छी तरह से चुन के विनायक आने वाले अंबेकर हैं। जी, आज उत्तर प्रदेश में देर आर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. Very shortly there will be a 6th, the Noida International Airport, which is supposed to be one of the largest in Asia. Apart from that, there are 16 other functional airports. Slowly I think by next year we'll have about 26. जो पुराने एयरपोर्ट थे सबको फंक्शनल कर दिया गया, तो तकरीबन 26 हो जाएंगे. And plus you have a network of roads and everything else. And out of these 16 airports, there were 10 which were non-functional 10 years ago. 10 साल पहले सिर्फ 6 हुआ करते थे, आज 16 हो गए हैं, और वो 16 अभी तकरीबन 26 या 30 के करीब हो जाएंगे एक साल में. सो द कनेक्टिविटी इज देयर, एवरीथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर. और आज day before yesterday there was the Mauritian delegation which met the UP Chamber of Commerce, and they have promised quite a few things. There was a German delegation which also came into Lucknow. They have also promised quite a few things. So there is a lot of investment coming into Uttar Pradesh. एक चीज आप बताना भूल गए, आपने ब्रह्मोस मिसाइल की बात करी. Sir, for me, one of the largest defense production facilities is the AK-203 production. वो AK-203 की 1 लाख राइफल्स, 1 लाख इंडियन आर्मी के पास अभी अभी डिलीवर हुई हैं, 1 lakh, and that is produced in Uttar Pradesh. Now, my point is, it is absolutely true that as far as the flood situation is concerned, which is terrible, it should not have happened. They should have anticipated. मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनसे कंसल्टेंसी कर लो, क्योंकि हर साल आपको, आप जानते हैं अंबेकर साहब, हर साल हमारे यहाँ पे फ्लड आता है, एंड वी डोंट लूज अ सिंगल पर्सन. एक लाइफ भी लूज नहीं होती महाराष्ट्र में, बिकॉज चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सबसे नीचे का जो अफसर है उसको मालूम है उसको क्या करना है, कौन से स्कूल को रेफ्यूज एरिया में बनाना है, किस जगह पे लोगों को लेके जाना है, हायर ग्राउंड पे कैसे लेके जाना है. सो वी डोंट लूज एनीथिंग. बट इन उत्तर प्रदेश दैट इज नॉट द केस. सो आई विश योगी आदित्यनाथ जी had talked to देवेंद्र फडणवीस जी, and both of them had consulted each other, especially on the flood situation. लेकिन सर एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश has the largest population in India. Effectively, it has the largest potential, the biggest potential to become at least a $1.5 trillion economy per year. वो कब होगा आपके मुताबिक, विनायक अंबेकर जी? सर योगी जी की राज में यूपी के इकोनॉमी ने ऑल इंडिया के स्टेट्स के इकोनॉमी में जो अच्छा नंबर ग्रहण किया है, जो डेवलपमेंट दिखाया है, वो कंटिन्यू रहेगा. और योगी जी ने खुद बोला है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम खुद करेंगे. इसका उन्होंने एक मैप, रोड मैप भी दिया है, और वो रोड मैप के हिसाब से वो जा रहे, उस हिसाब से वो जल्दी पूरा कर देंगे. You know, but Vinayak Ambedkar साहब, I want to you, Rahul Gandhi जी का एलिगेशन है, our current election commissioner refused to investigate without an affidavit. Former election commissioners Qureshi साहब, रावत साहब और अशोक लवासा साहब कह रहा है कि there was no requirement of an affidavit. Leader of the opposition कुछ query किए on public good, in public welfare, उनका investigation suo moto होना चाहिए था. Asking for an affidavit was wrong. How do you see that? Is it casting aspirations on the conduct of the current chief election commissioner, sir? अंबेडकर साहब, डेफिनेटली नॉट. उन्होंने एक सेक्शन कोट करके उस सेक्शन की तहत जो रूल्स है, उसकी तहत जो प्रोसीजर बताया हुआ है, वो प्रोसीजर कायदे में रूल्स में है, एक्ट में रूल्स में है, वो प्रोसीजर के हिसाब से उन्होंने बोला है. अभी जो पहले कायदा नहीं था वो अभी एप्लीकेबल है, तो अभी के अनुसार, कायदे के अनुसार ही काम चलेगा ना. पहले वाले कमिश्नर जब थे तभी वो कायदा नहीं रहेगा. अभी के जो कायदा है वो अभी के कमिश्नर लगाएंगे जी. बट काम नहीं है. पब्लिक गुड में क्या एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देश के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कुछ चार्जेस लगाते हैं, आप देश के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एफिडेविट मांगेंगे? अंबेडकर साहब, इज दैट गुड गवर्नेंस? हाउ डू यू सी? आपके इस शो में आपके दोस्त ने, आरकेबी साहब ने पहले ही एक बात किया कि राहुल गांधी कुछ भी आरोप करते हैं और बाद में बाहर निकल जाते हैं. ऐसा ये राहुल गांधी का 6th या 7th केस है कि एक टॉपिक को उठाते, कुछ दिन वो चलाते और उसके बाद में वो खुद ही भूल जाते. जैसा इन्होंने, आरकेबी साहब ने अभी फर्स्ट में ही उनको क्वेश्चन पूछा था
कि एक आप टेम्पो क्रिएट करते और बाद में आप चले जाते बाहर का। तो राहुल गांधी कितने सीरियस है ये पूरे देश जानता है, वैसा इलेक्शन कमीशन भी जानता है। इसके लिए But what is wrong in giving an affidavit? I don't understand. तो आप दे दो एफिडेविट लगा। So what is wrong in giving it anyway? But then that's a separate issue. But coming back to Uttar Pradesh, sir, Uttar Pradesh today is the third largest economy in the country in terms of GDP. Uttar Pradesh has come up to number 3. The latest figure for Uttar Pradesh 23-24 is that Uttar Pradesh today is a 25,479 crore economy, which is behind Maharashtra, which is number 1, 40,443 crores. Tamil Nadu 27,216 crores. After that, Uttar Pradesh 25,479 crores. Number 4 पे है Karnataka 25,007 crores. So it is not as if Uttar Pradesh has not done well. It has grown by over 12%. You wanted to say something, Mr. Ambekar, before I go back to Asif Faruqi Saab and Dr. Pooja Mishra. So Uttar Pradesh is at number 3 right now. उत्तर प्रदेश इकोनॉमी हैज ग्रोन। Yes. और उसके वो जो उनका जो कहना है योगी जी का कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, उसमें तथ्य है, उनके पास रोड मैप है और उसी रोड मैप के तहत वो आगे चल के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी करेंगे और नंबर 1 इन ऑल स्टेट्स भी जाएंगे। But for that he will need a lot of help. Let's be very clear. Even these figures, by the way, which have come about right now, is also because of the huge amount of help that the center is giving to Uttar Pradesh. Everything is cumulative. So is the case with Tamil Nadu. So is the case with Maharashtra. Now I want to ask Everything Ambekar is साहब, there. जी. संजय राउत, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो चैलेंजेस आपके सामने रखा कि इतना डेप्ट आपने इनकर कर दिया, देव फडणवीस साहब के गवर्नमेंट ने करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास जो एस्टिमेट है संजय राउत और उद्धव बाला साहब ठाकरे, डू यू थिंक इट्स फीजिबल? डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन ओवरकम द डेप्ट जो ट्रैप में जा रहे हैं? इट इज नॉट अ डेप्ट ट्रैप, इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। हाउ डू यू सी एक्यूजेशन एंड हाउ डू यू सी फडणवीस साहब कमिंग आउट ऑफ दिस? सर, एक इंडिया में एफआरबीएम करके कायदा है, उसके हिसाब से स्टेट ने कितना लोन लेना चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल, जी। उसके कोई लिमिट्स दिए हुए हैं, उस लिमिट के अंदर है। अभी जब तक कोई भी एक सिंगल स्टेट को सामने रख के लोन की बात चलाई जाएगी तो अपने को वो आंकड़ा बड़ा लगता है। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका की इकोनॉमी जो उनका जीडीपी है उसके 150 टाइम, मतलब 150% उनके ऊपर डेप्ट है। जापान की जो है उनका वही कंडीशन है। जो भी हमारी तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमको पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाना है और सोशल वेलफेयर स्टेट चलाना है, तो डेप्ट रहना ये कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। इनके शासनकाल से भी डेप्ट था और ये डेट आगे चलेगा। और डेट रहने से कोई भी इकोनॉमी खराब नहीं होती है। उस इकोनॉमी को रिवाइव करने के सब तरीके देवेंद्र जी ने अपनाए हुए हैं और उसके वजह से हम डेप्ट के लिमिट में रहेंगे। Right. As far as the debt is concerned, I don't think debt is a criticism. Let's be very, very clear. All countries, all the developed countries in the world have a huge amount of debt. Look at the trade deficit that the US has got. God knows what is the actual figure. People are actually saying that it's beyond $100 trillion. Official figure वो बताते हैं $47 trillion, which is absolutely untrue. I think it's over $100 trillion. Point is, unless and until you have debt, how will you progress? Asif Faruqi साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो अभी भी प्रदीप जी ने सवाल पूछा, पूजा मिश्रा जी से भी पूछा और अम्बेकर साहब से भी पूछा, सर एफिडेविट देने में क्या है? समाजवादी पार्टी ने दिया है ना सर। समाजवादी पार्टी ने 17,800 के करीब सर एफिडेविट दिए हैं सर पिछले 6 साल में, 7 साल में इलेक्शन कमीशन को। अपोजिशन लीडर है, सो व्हाट? कोई आम जनता नहीं है। सुन लीजिए सर, सो व्हाट क्या जी, यानी बीजेपी जो बोले वो करे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो आप मेरी पूरी बात सुने सर, छोटी सी बात सुने सर। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि अगर मैं आज इलेक्शन कमीशन में जाता हूं, आज मैं मुख्यमंत्री हूं, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर मुझे भी जाना पड़े मुझे एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी, वो कहते हैं अगर आज मुझे इलेक्शन कमीशन से अगर कोई कंप्लेंट करनी पड़ेगी तो मुझे एफिडेविट देना पड़ेगा। मैं मानता हूं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कैबिनेट पोस्ट। आई एग्री विद यू। लीडर की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी उनकी। सर इट्स अ कैबिनेट पोस्ट, आई एग्री, ही हैज अ कैबिनेट रैंक, करेक्ट। आप उसको ह्यूमिलिएट करना चाहते हो? डू यू थिंक कि हम अपने लीडर को ह्यूमिलिएट होने देंगे? सर व्हाट इज द ह्यूमिलिएशन? सर कम आप इसकी बात मत कीजिए सर प्लीज। अगर वो क्यों देते हैं, जरूरत अगर इतनी बात आ जाएगी और जनता की नाक तक आ जाएगी, गर्दन तक आ जाएगी, वो अलग बात है सर।
लेकिन इनको क्या जरूरत है? सर जनता के हित में एफिडेविट देने में क्या है, हलफनामा देने में क्या है? जनता के हित की बात कर रहे हैं ना सर आप। नहीं सर, ये हलफनामा से बातें चेंज तो नहीं होने वाली है। एक इतना बड़ा एग्जाम सर क्रिटिसिज्म तो नहीं रहेगा ना आपके खिलाफ? आपके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आ रहा है भाई, एफिडेविट नहीं दे रहे हैं तो किसी और से दिलवा दें। मेरा ये कहना, राहुल गांधी जी ना दें, केसी वेणुगोपाल साहब दे दें, जयराम रमेश साहब दे दें, कोई भी दे सकता है। कंप्लेंट आप करें कि भाई ये है हमारे पास और यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट करी है, राहुल गांधी जी को स्वयं देने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी वाले इतने चोर हैं कि हर आदमी के लिए अलग अलग इनके वहां मामला रहता है। सर ये अभी क्या आप बात? थोड़ी देर, हाँ सर, देखिए मैं उसकी वजह बताता हूँ कि इनके पीछे बहुत बड़ी दर्दनाक कहानियां रहती हैं। मैं तो अभी उस बात से नहीं निकल के आ पाया जो आपने लखनऊ के उस बच्चे का एक वाकया बताया। जी जी जी, ये बहुत ही सीरियस इशू है, उसको हम लोगों ने बहुत इट्स अ टेरिबल हंसते इशू। हुए जी। उसको टाल दिया सर। आपको मालूम है वो क्यों हुआ है सर? आपको पता है उसके पीछे कहानी क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ये बीच में पैसे जो जमा किए थे, याद है आपको? जी। बॉन्ड जो बेचे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, आपने उनमें कंपनियां देखी थी? देखिए थी सर। उसमें चंद कंपनियां ऐसी थी जिसको हम आपने भी नहीं कभी सुनी है, और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के पैसे दिए हुए बीजेपी गवर्नमेंट के। मैंने पता किया सर कि ये लोग कभी पब्लिक में नहीं, जनता में नहीं, ये कैसे हजारों करोड़ के बॉन्ड्स कैसे खरीद रहे हैं। तो किसी ने मुझको बताया कि ये वो कंपनियां हैं जो गेम्स बनाती हैं सर, जो ताश के पत्ते बनाती हैं, जो लॉटरी बेचती हैं सर। तो ये जितने गलत काम करने वाले कंपनियां हैं उसके पैसे लेके खा के बैठे हुए हैं सर। ये कैसे आएंगे कि उसको बंद करो? आपको ये चीज, इमोशंस हमारे अलग है। अंबेडकर जी का भी एक इमोशन होगा जो मुझसे मैच करेगा, लेकिन जब बात इस चीज पे आ जाएगी कि उस कंपनी का खा के पैसा बैठे हुए हैं तो ये धीरे से वहां से खसक लेंगे सर। इनकी हिम्मत नहीं रहेगी, इनका दिल नहीं गवारा करेगा, इनके अंदर वो सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। सिवाय एक हमारे लीडर के, राहुल जी के, कोई उतनी सख्ती से, इतने ओपन से नहीं बोलता है। उस आदमी सर पे कफन बांध के बोलना शुरू किया है सर। तो I think Mr. Ambedkar wants to reply. बच्चा मरा जी, है, Ambedkar साहब, you wanted to reply. ultimately इसके तार कहीं ना कहीं जाके इनकी गर्दन पे I आते have हैं no सर। information on that, all right? I don't have any information on that. आपके पास information होगी, I salute your information. We'll try and confirm it. This is for the रख information of लीजिए our सर, viewers. We'll confirm कि जो this बॉन्ड्स and we'll दिया let you है, know. थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बॉन्ड उन कंपनियों ने जी, दिया है खरीदे थे, जिन्होंने ऐसी ये बात नहीं है, they were gaming gaming companies, quite right, which is absolutely true. However, whether this is a gaming company or not, I don't know. Ambedkar साहब, you wanted to reply. बोलिए सर। यस, बहुत बढ़िया मुद्दा उन्होंने निकाला हुआ है। ये जो बात कर रहे हैं ये लॉटरी कंपनी की, ये केरला की कंपनी है, ये केरली आदमी है और इनकी केरल में गवर्नमेंट थी। अब भाजपा की केरल में आज तक गवर्नमेंट नहीं है। नहीं ये है। झूठा आरोप करने के लिए बोलेंगे भाजपा ने किया करके। उसके तरफ से इन्होंने 1100 करोड़ रुपया लिया है, जिसमें कांग्रेस ने भी लिया है। और वो जो लॉटरी किंग है, वो लॉटरी किंग कर्नाटक में जब इनकी गवर्नमेंट है तो कर्नाटक में भी उसका एम्पायर चलाता था। वो डायरेक्ट जाके मिजोरम में बैठ के उधर के मिजोरम के लॉटरी का एजेंट बन गया था। और इन्होंने गांव-गांव पे, पंजाब में जिधर कांग्रेस का शासन था, बाद में कर्नाटक में जिधर कांग्रेस का शासन था, मिजोरम में तब कांग्रेस का शासन था, उसका वो एजेंट था। बहुत बढ़िया बात किया। और आप कंफर्म करो और अलग से डिबेट रखो, मेरे पास पूरे डिटेल्स है उसके। Isn't that guy under arrest? I think he's He's been arrested arrested now. from Mizoram, yes. He's been arrested as far as I know. वो जो the lottery king of Kerala who also had this business, he's under arrest now as far as I know. But whether he's part of this gang or not, I don't know. Anyway, we'll come to that. Let me go across to Dr. Mishra. Dr. Mishra, बाढ़ के ऊपर और गंगा जी के ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात करी है। आपने इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी बिकॉज यू लिव देयर, आप वहीं पर रहती हैं। मेरा ये कहना है कि जो आपने कहा, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग व्हाट यू हैव सेड एंड आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू टेक कॉग्निजेंस। क्या है कि जो स्पेशल जेटीज जो बनाई गई संगम के वक्त, मतलब सॉरी कुंभ के वक्त, महाकुंभ के वक्त जो स्पेशल जेटीज बनाई गई, दे आर नाउ एक्टिंग एज अ बैरियर। वो डैम बन गया है वहां पे। तो आपको लगता नहीं है सरकार को जो अपने वाटर वर्क्स के जो इंजीनियर्स हैं, जो हाइड्रो इंजीनियर्स हैं, बाकी सिविल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने उनको एडवाइस नहीं किया कि या तो बीच में से आप उनके आर्चेस बनाइए ताकि पानी निकल सके, या फिर उन्हीं को डिमोलिश कीजिए, या कुछ और करिए? मतलब किसी ने अभी तक एडवाइस नहीं दी है उनको क्या? बिकॉज
पानी जाएगा तो कैसे जाएगा? इट विल नॉट बी एबल टू गो। राजीव जी जो है अब पता नहीं सरकार कर क्या रही है, हमारा जो है पीडीए क्या कर रहा है, प्रयाग डेवलपमेंट प्राधिकरण जो है अथॉरिटी है, पीडीए कहा जाता है, तो पीडीए क्या कर रहा है पता नहीं। अभी तक गेमिंग पे बोलना चाहे थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह जा रहे थे कि गेमिंग पे फलाना हुआ ढिकाना हुआ, उसके बाद में भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे इनका। मुझे लगता है कुछ चीजें बंद हो जानी चाहिए, तो बंद ही हो जानी चाहिए। वो कौन कहाँ कब कैसे उसको छोड़ करके बंद हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता इसका कोई विरोध करेगा। उसके बाद में अभी आपने कहा कि कोई सजेशन नहीं दिया, तो जो पीडीए हैं हमारे मेयर हैं यहाँ पे गणेश जी, तो गणेश जी ने कहा उनकी तरफ से एक प्रॉपर लेटर जारी किया गया उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे और वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट में कि हमें जो है जो मेला अथॉरिटी थी, मेला अथॉरिटी से हमने बार बार कहा कि हमें आप एनओसी दे दीजिए ताकि हम काम कर सके। जो बने हुए आपने कहा ना कि जो बने हुए सारी चीजों को तोड़ने के लिए, वो जो है पीडीए ने कहा कि हमने मेला अथॉरिटी से कहा कि आप हमें एनओसी दे दीजिए क्योंकि बरसात आने वाला है तो हम काम कर सकेंगे। और मेला अथॉरिटी ने पीडीए को क्योंकि एनओसी नहीं दिया, जब तक महाकुंभ का काम चल रहा था वो पूरा का पूरा मेला अथॉरिटी के पास में चला गया हुआ था, राइट, उस पर कुछ भी करने का उसमें पीडीए कुछ नहीं कर सकता था। ये पीडीए का कहना है, ये मेयर जी के जो है ऑफिशियल हैंडल से जो है पोस्ट है, तो वो इसलिए काम नहीं कर पाए। और इनके मेला अथॉरिटी और पीडीए के बीच का जो भी कंफ्लिक्ट चलता रहा उसकी वजह से जो है ये उत्तर अभी जो आप देख रहे हैं स्टैग्नेंट वाटर हो रखा है, ब्लॉकेज हो रखा है, वो एज इट इज बना हुआ है और वो कब तक बना रहेगा पता नहीं, जब तक जो है माँ गंगा नीचे नहीं जाती, जब वो जो है अभी माघ मेला आएगा, माघ मेला के लिए स्थान नहीं देती है, मुझे लगता है कि तब तक बना रहेगा। और जहां तक बात है तोड़ फोड़ करने की, तो मुझे नहीं लगता अगर इनको तोड़ फोड़ करना ही होता ना, तो जब ये घाट बना रहे थे ना, वीआईपी घाट वो सब बना रहे थे और इनको दिखा कि माँ गंगा का कोर्स बदल गया हुआ है, तो तभी रुक जाते, तभी जान जाते कि माँ गंगा का कोर्स बदलता रहता है, कभी इधर जाएंगी कभी उधर जाएंगी, हर बार होता है, वो तो उल्टी भी चलती है, काशी में तो उल्टी चलती है मैम, कोर्स को डाइवर्ट नहीं करते कि वीआईपी घाट की तरफ जाए, वो नहीं कर रहे होते। बट वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव जी ने कहा कि नेशनल अनरेस्ट होगा, नेशनल अनरेस्ट। अंबेडकर साहब ने कहा वोट चोरी इज जस्ट अ सेइंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट। वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव जी कर रहे कि नेपाल जैसे सिचुएशन इस देश में होगा, तो डू यू थिंक असलियत में होने वाला है? डॉक्टर पूजा मिश्री, इज इट द ग्रेटर थ्रेट? अभी मैंने बोला जो अभी शिक्षक का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको पूरा वीडियोस भेज सकती हूँ। ये स्कूल खत्म होने के बाद में उनका प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा था और वहां पे भी नारे लग रहे थे वोट चोर गद्दी चोर। ये शिक्षक थे, ये जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। जो टेट की बात चल रही है, दे हैव बीन वर्किंग, किसी का रिटायरमेंट ईयर जो है 5 साल होगा, किसी का रिटायरमेंट ईयर 6 ईयर्स होगा, किसी का 5 साल 1 दिन होगा, ये कर रहे थे। तो ये अपने नेपाल से जब भी कंपेयर करते तो नेपाल में आपको पता कि सरकार कहना चाह रही थी कि दीज आर द जेन जीज, द नॉन सीरियस जनरेशन, ये इनको सोशल मीडिया से मतलब है, सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। वो कितना प्रोसेस किया उन्होंने ये पोर्ट्रे करने के लिए, लेकिन वो पोर्ट्रे नहीं हुआ। जब करप्शन बहुत हाई रहेगा, आपने रोजगार मेला देखा ना, रोजगार मेला में क्या हालात थे, मीडिया के जो है युवा बात करते, अब पता नहीं आपका कवरेज क्यों है, वो पता चला हो कि मीडिया से सिर्फ बात करने को स्टूडेंट तैयार थे, उसके अलावा किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने जो है अपने जो है पूरे के पूरे सीवी को वहां पे उठा करके फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, अपने मार्कशीट लेकर के आए हुए थे, मार्कशीट को वहां पे डस्टबिन में डाल दिया और वो चले गए। वो कह रहे हैं कि उनको नौकरी वहां पे मिल नहीं रही है, वहां पे कोई सुविधाएं दे नहीं रखी हुई, पूरे बेरोजगार वहां पे इकट्ठे कर रखे हुए हैं। तो जब आप मास एजुटेशन कब होता है? मास एजुकेशन तब होता है जब कॉमन ग्राउंड पे जो है चीजें नहीं हो रही थी, कॉमन ग्राउंड होता है उनका। और उत्तर प्रदेश में पूरे देश में ही दिख रहा है बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप रोजगार के अवसर ही नहीं ढूंढ रहे हैं। हमने कभी किसी इकोनॉमिक्स के जो है पढ़ा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं किसी देश की तरक्की हो तो आपको रोजगार जनरेट करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको एक गड्ढा खुदवा करके फिर उसी गड्ढे को भरवाने का काम करना पड़ेगा, पर आपको रोजगार जनरेट करना पड़ेगा तरक्की के लिए। और यहाँ पे यही नहीं हो रहा है, जो रोजगार है भी उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी जो है प्रोटेस्ट आएगी और बिल्कुल प्रोटेस्ट करेगी। मैम वील टॉक अबाउट दैट at some other point of time. We'll have a full show only on employment. लेकिन ज़्यादा gambling का issue है. The new Promotion and Regulation of Online Gambling Act 2025, which was passed in August 2025, that's a blanket ban on all gambling apps. Parliament has passed that. There is a blanket ban right now on all gambling apps. Now my point is, how is this damn thing still being allowed to continue? If it is continuing, that means it is illegal. Ambedkar Sahab, don't you think all these chaps should be picked up? और वो आपके करप्शन, सर करप्शन, पैसा खा के काम चालू, अट्रैक्ट करेगा जी, पैसा खा के काम चालू सर, हाई लेवल पे। ये एक्ट अभी पास हो गया है जी, उसको
माननीय राष्ट्रपति जी का असेंट मिलेगा, उसके बाद में वो कानून लागू होगा और उसके बाद में जो पैसा लगा के गैम्बलिंग है, वीडियो गेम्स है, जी, जी। उसमें जो पैसा लगा के पूरी वीडियो गेम्स है वो पूरे कंट्री में बैन होगी। जी, that is the act. That is that Ban no होना चाहिए। no real money, no सर, real वक्त का money है, transfer in शाम any में- app. शाम में करके रात में साइन होके सुबह इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये तो इमीडिएट करना चाहिए सर। इसको टाइम लगा रहे हैं, करप्शन का पैसा खा के सर ये इसको टालते रहेंगे, आप देखते रहिए। पैसा आपने खाया है, हमको बता रहे। अंबेडकर केरला में साहब, हमारा गवर्नमेंट था क्या? आपके बोलने से थोड़ी हो केरला में जाएगा सर। हमारा गवर्नमेंट But था it's क्या got- कभी? but this is क्या terrible. उसके लिए हमारा गवर्नमेंट था? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सर, everybody- कोई ऑर्डर ऑर्डर ला नहीं के है। आपके मुंह से निकाला। चलो सर, नमस्ते। Thank you very much, Ambekar साहब. Thank you very much. सर आप लोगों की। God bless you, sir. हाँ। But I'll tell you something. बताने भर भी नहीं ये जो gambling apps हैं, everybody has access to the net, whether it's a 6-year-old or an 80-year-old. Everybody. Just और to मैं blame. आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से आज की तारीख में नए नए केसेस आ रहे हैं, where geriatrics, old people have been scammed of their money. The government needs to do something about it. पहले क्या होता था, हर चीज कागज पे होती थी, तो लोग जाकर के चेक देते थे। आज की तारीख में आपको मालूम है, एक एक चेक पास होने में 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं बैंक में। बैंक्स हेट प्रोसेसिंग चेक्स। आजकल हर कोई बोलता है ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है करप्शन की। वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस। प्राइम मिनिस्टर जी और बीजेपी ने ऑनलाइन ले लिया सब पैसा सर, बॉन्ड्स खरीद लिया, बेच दिया, अंदर ही अंदर ले लिया, कुछ मालूम भी नहीं। बट आसिफ फारूकी साहब, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन को बुलाया है इन दिस गेमिंग ऐप। युवराज सिंह हो गए, बहुत जाने माने क्रिकेटर्स जो इंडियन को रिप्रेजेंट किया था, और फेमस क्रिकेटर्स को। ये वो सब दुबई में हुआ था सर, ये सब इश्यू जो है वो दुबई में हुआ था। हाँ, बट सबको बुला रहे एक के बाद सब क्रिकेटर्स को ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने लाइन लगा दिया। ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप में आप Sir, Dream किस 11 प्रकार से आप कर रहे हो? जो ऑनलाइन गेमिंग का यहाँ पे कंपनियां हैं जिनसे इन्होंने बॉन्ड से पैसे लिए हुए, सर, उनको- कांग्रेस ने भी तो लिए हैं। नहीं ना, उनको बैंड करें सर। सर, कांग्रेस ने भी तो लिए हैं ना सर, समाजवादी पार्टी ने भी फिर लिए आ हैं। गए आप सबने कांग्रेस लिए के हैं। ऊपर। सबने लिए हैं कांग्रेस सर। सत्ता में है सर। सर, जो सबने ले रहे लिए। हैं, जिनकी सर, अगर आप पावर में होते हमारा आज- तो रात दिन चिल्ला रहा है कि सर- चोर चोर गद्दी छोड़। सर, आज अगर आप पावर में होते तो सबसे ज्यादा पैसे आपको मिलते। आज आप पावर में आ जाइए। राहुल सर, जब हम लोग गांधी के सर, तो राहुल पैसे गांधी देते जी हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे ना सर, जिस गरीबी से इस देश को यहाँ तक लेके आए हैं, जी, तो आपको भी उसका हाल मालूम है। सबको मालूम है, 1947 सर। से लेके सर, आज तक किस लेकिन- तरीके से लेकिन मुझे आपके- मुझे मुझे आपके वो टाइम बाप बहुत दादा अच्छा जब लगता थे, है। सर, मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। अपने घर चलाए। अरे आसिफ फारूकी बड़ा साहब, सराहनीय है, सर। आसिफ फारूकी आज तो पैसा हो रहा साहब, है। सर, मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता था कि आपको 10 साल वेट करना पड़ता था फिएट और एम्बेसडर कार के लिए, 9 साल वेट करने पड़ते थे वेस्पा स्कूटर के लिए, जिसको बजाज स्कूटर बोला करते हैं, और कुकिंग गैस के लिए 5 साल लग जाते थे बड़े आराम से। सर, वो टाइम ज्यादा अच्छा था, ज्यादा सुखी थे हम लोग। आज की तारीख में सर, हर एक कोई आदमी दुखी है, हर एक कोई आदमी तनावग्रस्त डॉक्टर है। पूजा मिश्रा, यू वांट टू कमेंट ऑन दिनेश प्रताप सिंह वर्सेस राहुल गांधी जी, जो यू वांट शॉर्ट में कुछ डिस्क्राइब करना चाहोगे अपने वर्ड्स में, जिस प्रकार से दोनों का विवाद किस प्रकार से हुआ, राहुल गांधी जी और दिनेश प्रताप सिंह यूपी मिनिस्टर? दिनेश, जो ये रायबरेली में बुरी Yes. तरीके से हार गए राहुल गांधी जी से, दिनेश उसके प्रताप बाद सिंह। में एक्चुअली जी 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 क्योंकि वो कांग्रेस के रहे हैं ना, तो वो भाजपा को बार बार साबित करते हैं कि मैं भाजपा में आ गया हूँ, मुझे तवज्जो दीजिए। वो जी। उनका अलग संघर्ष चल रहा है कि उनको लगता है कि भाजपा वाले, क्योंकि वो हार गए बुरी तरीके से, उनको भाजपा ने लिया ही इसीलिए था कि कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस का कुछ नुकसान करेंगे और जो है हमारे साथ में कुछ लेकर के आएंगे। वो वहां पे कुछ दे नहीं पाए, तो अब उनको लगी हुई है साबित करने में। कुछ 24 चुनाव आ रहा है 2027 का, वो चाह रहे कि उनको कुछ तो सिग्निफिकेंस मिले, वो जी। चाह रहे थे उनके बारे में चर्चा हो। कैसे चर्चा होती? जब भी नौटंकी करते तभी चर्चा हो सकती थी। उन्होंने किस तरीके के पोस्टर लगाए थे, उन्होंने जो है सॉरी इनके क्या कहते हैं प्रियंका गांधी जी के और राहुल गांधी जी की तस्वीर लेकर के हाथ में खड़ा हो जाए, कैसा मिनिस्टर है? मतलब लेकिन कितनी मैम, गंदी नीच हरकत है। आपने बहुत मणिपुर की बात नीच हरकत की हुई करी, थी। आपने मणिपुर की बात करी थी, वो रह गई। अब आई विश वी कुड हैव हैंडल्ड इट व्हेन विनायक अंबेडकर साहब वाज हियर। प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर में गए, वो तो उनका तो वेलकम जो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कह रही हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री जी पहले नहीं गए, अगर पहले जाते तो बहुत तकलीफ हो जाती। अब जाकर के थोड़ी बहुत शांति की स्थापना हुई है। मेरा आपको खुद का जानकारी होगी। मैम, मेरा खुद का विचार है, मैं आपसे बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव कवर्ड दैट एरिया। You have also lived in the northeast.
नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको बहुत ज़बरदस्त आपकी जानकारी है, व्यक्तिगत तौर पर भी आपको मालूम है एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है वैसे अगर देखा जाए तो। शांति की पुनर्स्थापना हुई है, बट इज ओनली ऑन द सरफेस। फ्रॉम व्हाटएवर आई नो इट कैन ब्लो अप एनी टाइम। जी मैम बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी गए, माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए गए हैं क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी सॉरी जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो 36 महीने से ज्यादा लागू नहीं हो सकता है। और आपको पता है कि पार्लियामेंट में पास कर दिया गया हुआ है कि 2026 के फैब तक ये लागू रहेगा, साल भर तक का हो गया हुआ है। और क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं, अलग अलग स्टेट्स में जो होंगे चुनाव, उस समय में चांसेस बन सकते हैं कि मणिपुर का भी चुनाव हो। तो माननीय प्रधानमंत्री उसके तहत गए हुए हैं। और हमें पता है कि जब जो है नॉर्थ ईस्ट में गए, उनका रोड शो हो रहा है, स्कूल से छात्र बुला लिए गए कि आप खड़े रहे, और किससे मिलकर के आए? वो मिले उनसे जो रिहेबिट कर दिए गए हुए। कौन है वो? मैतेई है। मैतेई कौन है? बहुसंख्यक है, मैतेई जनरल है। मैतेई के पास जो है मैक्सिमम, वो भले जो है कम एरिया पे रहता है पर वो प्लेन एरिया पे रहता है। आप एलुवियल सोइल में रहिए और एक जो है क्ले में रहे, उसको क्ले का कितना भी बड़ा लैंड दे दीजिए, क्या मतलब है? एलुवियल सोइल तो चाहिए ना छोटा सा, जो है जिसमें आप कुछ कर सके। वो पूरा का पूरे जितने भी संसाधन है सब पे मैक्सिमम 99% पे जो है मैतेई का राज्य है। और मैतेई की वहां पे संख्या ज्यादा। जब एमएलए इलेक्शंस होंगे तो मैतेई के वोट से ही मैतेई के एमएलए ज्यादा बनते हैं। आपको पता है कि डिवीजन है। मैतेई अपना वोट करते हैं अपने मैतेई को और कुकी करते हैं कुकी को। तो जब मैतेई वोट करेंगे एमएलए ज्यादा बनेंगे। ये अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं मैम, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, मैतेई जो है वो हिंदू हैं और कुकीज जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। कुकीज लिव इन द हिल्स, मैतेईज लिव इन द प्लेन्स, and it is the Kukis who control the drug trade. The Meiteis want some action of the drug trade because it is absolutely huge. As you know, India is the third largest producer of heroin. After, by the way, after Colombia and Venezuela, it is Manipur. Manipur is the third largest producer of heroin in the world. अब आप बोले मैम, please. हाँ, ये बिल्कुल। और वो हिल्स पे रहते हैं, नागास की भी पॉपुलेशन है जो वहाँ पे हिल्स पे रहते हैं। और कुकीज जो है वहाँ पे एसटीज है, आपको भी पता है। तो ये अभी जो मैतेई है, दे ऑलरेडी हैव द एक्सरसाइज टू द मैक्सिमम ऑफ द रिसोर्सेज एंड एट द सेम टाइम वो अभी कोर्ट से उनका जजमेंट आ रखा हुआ था कि उनको एसटी में डाल देना है। वो एसटी में जाएंगे तो फिर वो पहाड़ पे जाएंगे तो फिर उनको वही वहाँ पे कानी कहा जाता है, जो आप कह रहे हैं ओपीएम को लोकल लैंग्वेज में। हाँ, तो वो उनको चाहिए कि उनको भी कानी की खेती करनी है, फिर वो आगे बढ़ेंगे उस चीज को लेकर के। पर आपके पास में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में मौका था कि उनको पहले जाना चाहिए था। अगर वो पहले जाते ना तो संवाद बिठाने का ना एक अवसर मिलता। ये जो बड़ा डिविजन चलता चला मैतेई को करेगा, उसमें कुछ तो जो है करने का अवसर रहता, उसको उन्होंने अवॉइड किया। फ्यूचर बिलोंग्स टू मणिपुर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेटमेंट है। फ्यूचर बिलोंग्स टू मणिपुर। और लुक ईस्ट मोदी जी का पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हर चीज इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार से इससे पहले कभी नहीं हुआ था, जिस प्रकार से बीजेपी का क्लेम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी चीज बहुत पहले से नहीं हुआ था। अब पहले ब्रिज ही नहीं थे, आपको रिवर से ही जाना है, नाव से जाना है। कांग्रेस ने ब्रिज बना दिया। वहां पे ब्रह्मपुत्रा का इतना बिल्कुल पहाड़ से गिरती है ब्रह्मपुत्रा, नॉर्मल ब्रिजेस की तो औकात ही नहीं रोक सके। वहां पे ब्रिज बनाना हमने देखा हुआ था। हमारी जो है जहाँ पे मैं रही थी लोहित डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक बन रहा था, ब्रह्मपुत्रा ब्रिज बन रहा था। वो 3 बार बन करके टूट गया। वो बनते बनते बीच बीच में टूटता जाता था क्योंकि ब्रह्मपुत्रा बढ़ जाया करता था। उसमें इतना करंट, हम लोग कहते हैं करंट, कि अगर आपके जो है वो एंकल तक वाटर है तो आप उसमें स्टैंड नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा में इतना करंट होता है, उस नदी में आप चले जाएंगे सीधा। तो उसके अगेंस्ट में, उस टेक्नोलॉजी के साथ में अगर कांग्रेस ने बनाया इतना बड़ा ब्रिज, आपको कनेक्टिविटी दी, तब आप सोच पा रहे हैं कि वहां पे हम एयरपोर्ट बना सके, वहां पे हम बना सके कि रेलवे ट्रैक। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में मणिपुर में बहुत बढ़िया अवसर था कि वो कुकी, मैतेई और नागा के बीच में संवाद बिठा सकते थे। उन्होंने उस अवसर को जाने दिया इस लालसा में कि वहां पे मैतेई की जो मैतेई समुदाय से आते हैं, वो बीरेन्द्र सिंह की सरकार बननी है। आगे जो चुनाव होगा तो भी बीरेन्द्र सिंह की सरकार है। अगर बीरेन्द्र सिंह की सरकार के लालच में ये माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं रहते और वहां पे जाते और मणिपुर में संवाद बिठाने का प्रयास करते, तो जो डिवीजन चलते चला रहे हैं प्लेन और हिल्स के बीच में, वो नहीं होता। कुछ अच्छा मणिपुर में देखने को मिलता। जो पहाड़ पे नागाज रहते हैं, जो टू पीस क्लोथ पहनते हैं, पता नहीं राजीव जी आपको पता है कि नहीं पता है कि नागाज जब क्लाइम डाउन करते हैं ना तब वो क्लोथ पहनते हैं, अदरवाइज वो नहीं पहनते। ऊपर अगर हिल्स में रह रहे होते हैं, वो जब मार्केट आते हैं तभी पहनते हैं। तो वो आप सॉर्ट आउट कर पाते हैं, उन तक आप सिविलाइजेशन पहुंचा पाते हैं, लेकिन आपने नहीं चूज किया।
ये मतलब अगर प्रधानमंत्री जी करते तो हम बहुत अप्रिशिएट करते। आउट ऑफ अगर एज अ पर्सन भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती। मैं हमेशा मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। वहाँ पे बहुत प्यारे जी, लोग दुरुस्त हैं, बात। दे आर ब्लैक एंड बट व्हाइट। राहुल जी गए थे आपको वहाँ। जाना है, उनको बताना है। राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी गए थे, मणिपुर गए थे, वहां पर आगे उनको जाने नहीं दिया. That was quite nice. But by the way, some sad news right now, at least for me personally. One of my favorite actors, one of the biggest stars in the world, Robert Redford, has just died. Died at the age of 89, star of Butch Cassidy and the Sundance Kid, and of course all the President's Men. Rest in peace, sir. 89 years old, and he's gone. Founder of the Sundance Festival and the one man who has campaigned for civil rights all his life. Right? Thank you very much. Dr. Pooja Mishra, I hope to see you as Chief Minister of Uttar Pradesh one day, if not the Prime Minister of India. Thank you very much, ma'am. Asif Faruqi Saab, we are still waiting for you to come to the office for a cup of coffee. I hope we will see you soon. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Thank you. Namaskar. Well, that's just about it, and really and truly sad news for me. The Mountain Man, Robert Redford. and Yes. The Last Castle, and oh wow, I mean, there are so many movies of his. 3 Days of the Condor, that was another great movie. Robert Redford plays a CIA analyst. Great. Oof, brilliant man, absolutely brilliant. He was also there in A Bridge Too Far, of course that had a huge cast. He was also there in so many other films. Can't believe he's gone. 89 years old. Nixon's. 89 years old. Yes, That was yes. All the President's Men. All the President's Men. That's right. Where he played the role of Bob Woodward. Yes. Carl Bernstein was played by Dustin Hoffman. And well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे Nation Now, and from both Pradeep ji and myself, we'll of course be back with you tomorrow. In the meantime, अगर आपने subscribe नहीं किया channel को, तो please subscribe करें. Please The subscribe to the fastest channel. growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation. Nation Now. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. We'll see you tomorrow, of course. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One day, Martha. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai.